along positive x axis unit vector is I cap, along positive y axis unit vector is j cap, and along positive z axis unit vector is k cap. ठीक है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड हमारा 1 होगा, ये हमने देख लिया था। फिर हम आगे बढ़े थे, मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? इट्स अ वेक्टर दैट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज ओरिजिन, जिसको बोलेंगे 0 0 0 0 0 0 के रिस्पेक्ट में ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट पी की पोजीशन बताए उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर लिखा था हमने एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इन जनरल टर्म्स हमने लिख दिया था। फिर एक एग्जाम्पल लिया था कि कोई पॉइंट होगा, उसका यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने कैलकुलेट करके देखा था माइनस करके। तो पॉइंट P1 का यूनिट जो पोजीशन वेक्टर था वो आया था 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है बेटा, ये किया था। देन वी सॉ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर वाज शोइंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या शो कर रहा है? पोजीशन ऑफ पॉइंट P2 विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट P1। ये कैसे कैलकुलेट किया था? डेस्टिनेशन से सोर्स के एक्सिस को सब्ट्रैक्ट कर लिया था। हाँ बेटा, डाउट था किसी का? हैंड रेज रखो, मैं पूछ लूंगा। फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने देखा था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में वी ट्राइड टू डिवाइड द वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस, जो हमने एक्स वाई जेड एक्सिस देखी थी उसके अलोंग डिवाइड करने की कोशिश की थी। तो एक्स और वाई के अंदर देखा था कि अलोंग द वाई एक्सिस आर साइन थीटा कंपोनेंट आता है, अलोंग द एक्स एक्सिस आर कोस थीटा आता है। उसी के बेसिस पे हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे। द फर्स्ट वन वाज दिस वन, कि मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और टेन अल्फा सॉरी टेन थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या आ रहा है? टेन थीटा इक्वल्स टू आर वाई बाई आर एक्स, ये देखा था। फिर देखा था कि दिस रिजोल्व फॉर्म लुक्स लाइक आर कोस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। आई कैप के साथ वो वाला कंपोनेंट जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, आर कोस थीटा, ये लिख दिया। वाई जे कैप के साथ वो जो वाई एक्सिस में, आर साइन थीटा। तो इस पूरे को बोलते हैं रिजोल्व फॉर्म, यानी कि विभाजित की हुई या डिवाइड की हुई या तोड़ी हुई है। और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वेक्टर आर, इसको बोलते हैं कंपोज्ड फॉर्म ऑफ सम गिवन वेक्टर। चलो, इतना देख लिया था। फिर 3D में हमने देखा कि आर वेक्टर आर है, दैट इज आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप। सिमिलरली आर वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 3D में निकालना है तो सेम तरीका लगाएंगे, बस जेड कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा स्क्वायर में। अब हमने देखा था कि 2D में एक ही एंगल था थीटा, यहाँ पे तीन होंगे। एक थीटा एक्स होगा जो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, थीटा वाई होगा जो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा, थीटा जेड होगा जो जेड एक्सिस के साथ बनाएगा। इन तीनों को निकालने का तरीका, फॉर थीटा एक्स वी डिवाइड आर एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, थीटा वाई के लिए आर वाई को आर से डिवाइड करेंगे, और थीटा जेड के लिए आर जेड को आर से, ये देखा था। देन वी सॉ कि कोस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कोस थीटा जेड इक्वल्स टू 1। ये एक फॉर्मूला है जो हम याद रख लेंगे, जिससे हमें वैल्यूज मिलेंगी। अगर हमें गिवन वैल्यूज कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं थीटा की, तो दूसरी अदर वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, फिर हमने ये क्वेश्चन क्लास में किया था बेटा, देखो ये वाला, बताओ। आपने बोला था करने, मैंने बोला था करने को, तो अभी नहीं किया था। कल ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था, बस ये बता दो। जिन बच्चों को लगता है तन्वी हो गया था बेटा ये। नो सर, मैं नहीं हुई थी सर, नहीं हुआ? नेटवर्क इशू था। अच्छा अच्छा, तो जिन बच्चों को लगता है ये हो गया था, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, है ना। मैं मेरे को लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि करा दिया या नहीं करा दिया, तो आप लोग बताओ, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर हमने तो नहीं किया था तो नहीं किया था हमने ये सर, नहीं तो आई हम थी। ये 3D वाला डिस्कस कर लिया था ना। यस सर। ठीक है यस ठीक है सर। ठीक है बेटा, अब देखो हम दो फॉर्मूलेज पे ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। दो फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट वन इज कि हमें अगर कोई वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये फॉर्मूला एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और टेन थीटा, यानी थीटा क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर वेक्टर आर एक एंगल थीटा बनाता है, तो थीटा को निकालने का तरीका है आर वाई बाई आर एक्स। तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको यहाँ बता देता हूँ, फिर सिमिलर क्वेश्चन आगे है उसको आप लोग सोल्व करेंगे। मानो मैं आपको बोलता हूँ देयर इज ए वेक्टर आर
जिसका मैग्नीट्यूड है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, 2i कैप का मतलब है 2 मैग्नीट्यूड्स है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? आई कैप कहाँ था बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर था, तो 2i कैप का मतलब हुआ कि वी आर 2 यूनिट्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली j कैप क्या था? इट वाज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। तो 3j कैप का मतलब हुआ कि 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y। ठीक है, अब मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे? या तो मोड फंक्शन में वेक्टर को लिख दो, या फिर सीधा सीधा वेक्टर का नाम लिख दो, एरो हेड हटा दो। ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब आर एक्स और आर वाई कहाँ से आएंगे? आर एक्स वो होगा कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में लग रहा होगा, यानी आई कैप के साथ लिखा होगा, यही आर एक्स है। और जो वाई जे कैप के साथ लिखा है, यानी ये वाई डायरेक्शन में लगने वाला कंपोनेंट है आर का। तो मुझे ऊपर वैल्यूज दी है, मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। आर एक्स क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर। आर वाई क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, तो ये क्या हुआ? अंडर रूट 13। ये क्या है? मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकला बेटा मैग्नीट्यूड। अब मुझे थीटा निकालना है। इफ आई वांट टू फाइंड थीटा, थीटा क्या होगा? ये वेक्टर आर कहीं भी, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर आर होगा कुछ ऐसे यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा ये थीटा है। अब मुझे थीटा भी फाइंड आउट करना है, थीटा क्या होगा? तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टेन थीटा इक्वल्स टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, यानी वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। तो इस हिसाब से क्या आएगा मेरा? टेन थीटा विल बी इक्वल टू आर वाई की वैल्यू क्या है? 3, और आर एक्स की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 3/2। अब ये चाहे जो भी वैल्यू आए, तो आपको मोटा मोटा पता चल गया कि सर ऐसे निकलेगा। अब मैं आपको इस बेसिस पे एक क्वेश्चन दूंगा, दिस वन। ये पहले वाला सब लोग ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। इसमें मुझे वही निकालना है, आई नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ r1, आई नीड टू फाइंड आउट द एंगल दैट दैट r मेक्स विद x एक्सिस, और तीसरा निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? r1 कैप होगा ना इसका यूनिट वेक्टर, ये क्या होगा? वेक्टर r1 को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, ये यूनिट वेक्टर होगा। अब ये आप सब लोग अटेम्प्ट करेंगे बेटा, करो सब लोग। वेक्टर r1 जो है वो है 2i कैप प्लस 2j कैप। फॉर्मूला राइट में लिखा है यूनिट वेक्टर निकालने का। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड इज 1। तो उसके अंदर लिखते हैं r1 कैप, कैप मतलब टोपी बनाई, मतलब यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन करनी है तो वी जस्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो मैग्नीट्यूड से कट के 1 हो जाएगा और खाली बच जाएगी डायरेक्शन। ठीक, करो। पहले मैग्नीट्यूड निकालो, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल थीटा, टेन थीटा वाले फॉर्मूले से, और देन यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r1। शाबाश, एक बच्चे का हो गया है। सब लोग अटेम्प्ट करेंगे भाई, सोएगा कोई नहीं। देखो लेट हो गया, मुझे भी पता है, मुझे खुद नींद आ रही है, बट सोएंगे नहीं। अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो हम लोग पूरी मेहनत से करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना? तभी तो मजा आएगा, नहीं तो आप सो जाओगे थोड़ा, मैं आपको देख के सो जाऊंगा, सब सो जाएंगे फिर ऐसे तो दिस इज लेट बट कैन एडजस्ट। अच्छा, इस क्लास को 9 से 10 करा दें? करा दें क्या बेटा? यस सर। सर 9 से 10 बायो की होती है। हाँ तो उसको अलग सर उसको अलग टाइम पे कराएंगे, वो मिस नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। तो सर वो नहीं करवानी फिर 10 से 11? यस सर। अरे वो नहीं कराएंगे, वो नहीं कराएंगे, 10 से 11 क्लास ही हटवा देंगे, बोलो अगर तुम्हारी मर्जी है यस तो, सर। यस सर। है ना? क्योंकि देखो
मुझे ये फील हो रहा है कि काफी बच्चे नींदों में खो जाते हैं इस टाइम तक, पढ़ने का मन भी होता है तब भी अरे सर जल्दी खत्म करो, सो जाते हैं जाके। कोई बात नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो फिर डिस्कस करते हैं, ये हो पाएगा शायद। तुम ये क्वेश्चन करो, 5 बच्चे कर गए, कुछ लोग और करो यार, 25 है, एटलीस्ट 10 बच्चे इसको फिनिश करो, फिर अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तब तक मैं तुम्हारा टाइम टेबल एक बार देखता हूँ क्या है। अच्छा, हुआ क्या बेटा, किसी और बच्चे ने किया? सिर्फ 6 ही बच्चे कर पाए क्या? देखो फिर आ जाओ, इसको मैं करा देता हूँ, थर्ड वन आप करेंगे, ठीक है। देखो, वी आर प्रोवाइडेड विद सम वेक्टर r1 हमें गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप। अब आई हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ r1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r1 को मॉडुलस फंक्शन के अंदर लगा दूं, या सिर्फ सीधा सीधा r1 लिख दूं? इसका फॉर्मूला क्या होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट क्या है 2, फिर y कंपोनेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दिस मीन्स √4 + 4, ये क्या होगा √8, इसको आप ये भी लिख सकते हो 2√2। ये मेरा आया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा, टेन थीटा, थीटा वाज द एंगल दैट दिस वेक्टर इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल थीटा बनाएगा उसको थीटा बोलेंगे। वो क्या था, आर वाई बाई आर एक्स। तो वेक्टर आर कैपिटल आर के टर्म्स में वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट था, तो इधर इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा विल बी r1 का y कंपोनेंट डिवाइड बाय r1 का x कंपोनेंट, ऐसे बोल लो, है ना, या सीधा वैल्यूज ही डाल दो, इतना क्या नोटंकी करना है इसमें, 2/2, तो इट विल बी 1। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 कितने डिग्री पे होता है, टेन थीटा 1 कितने डिग्री पे होता है बच्चों? अरे 0 अरे 90 डिग्री अरे 45 डिग्री पे होता है बेटा, 45। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, इस सब की कहानी अगला लेक्चर यही है कि कौन सा थीटा कहाँ पे क्या होगा, कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है, अभी याद है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ साइन 45 क्या होता है, व्हाट इज साइन 45? 45 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? चलो कोई बात नहीं, हम लोग ये रट रट लेंगे, कोई बात नहीं, हाँ बेटा 1/√2 होती है।
और कोस थीटा की भी 1/√2 होती है 45 पे। तो साइन टेंजेंट थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। देखो 45 पे 1/√2 थी साइन थीटा, उसी की वैल्यू 1/√2 कोस थीटा की भी थी तो 1 हुआ। यानी कि ऐसे थीटा जिन पे साइन ये होगा कोस ये होगा तो उन पे tan 1 होगा। तो 45 पे साइन 1/√2 होता है, 45 पे कोस 1/√2 होता है, तो tan हमारा 1 होगा। इस हिसाब से भी निकाल सकते हो। चलो तो थीटा आया 45 डिग्री। अब देखो ये याद कर लो, अभी अभी याद कर लो, tan 45 डिग्री टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये रट लो, अभी इस्तेमाल होगा अगले 2 मिनट के अंदर यही चीज। अब देखो उसके बाद आता है वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे, यूनिट वेक्टर ऑफ r1 क्या होगा, r1 कैप होगा। इट विल बी गिवन बाय वेक्टर r1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1। तो वेक्टर r1 तो हमें पता है क्वेश्चन में ही दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप। इसको डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ r1 से। तो क्या हमने मैग्नीट्यूड यहाँ फाइंड आउट नहीं किया था, ये वाला क्या है, डिवाइडेड इट बाय 2√2। तो पूरे वेक्टर को मैंने डिवाइड कर दिया 2√2 से। देखो अब मैं अलग अलग टर्म्स को सेपरेट कर लूँ, 2/2√2 आई कैप प्लस 2/2√2 जे कैप। क्या आएगा बेटा, 2 से 2 उड़ा दूं, 1/√2 आई कैप, फिर इसमें भी 2 से 2 उड़ा दिया, 1/√2 जे कैप। ये मेरा क्या आया, दिस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो 3 आंसर आए। देखो पहला आया ये, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ r1। दूसरा आया थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये क्या है, एंगल r1 वेक्टर जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक। तीसरा आया r1 कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर, यानी कि दिस इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 एंड इन दैट सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर r1। ये वही डायरेक्शन को पॉइंट करेगा जिसको वेक्टर r1 पॉइंट कर रहा है, बट r1 का मैग्नीट्यूड 2√2 है और r1 कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। हाँ जी आरुषि बेटा, डाउट है आरुषि? नो सर। हाँ जी आपका एड्रेस था बेटा इसलिए पूछा मैंने। ठीक है, अब आपको ये समझ आया ये वाला, ये तरीका क्या करना है। यस सर। तो अब आप लोग ये थर्ड वाले वेक्टर के लिए सेम कहानी रिपीट करोगे अभी के अभी। r3 एक वेक्टर है, we need to find out magnitude of r3, we need to find out theta that r3 will be making with positive x axis and then the unit vector r3 cap। करो। r1 का आपके सामने स्टोरी लिखा हुआ है पूरा, r3 के लिए आप लोग रिपीट करेंगे। जिनका होता जाएगा बेटा वो हैंड रेज करेंगे। सेम तरीका है, सब कुछ सेम है, बस आपको करना है कलम चलाओ हाथ चलाओ ताकि आप आंसर पाओ, आंसर तक पहुंचो बेटा। सेम ही तरीका लगेगा जैसा मैंने r1 के लिए किया, डिस्प्ले पे पूरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। यू जस्ट हैव टू रिपीट द सिमिलर सॉल्यूशन फॉर वेक्टर r3। और मुझे 3 वैल्यू चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू,
then I need to find out theta, then I need to find out r3 cap. एक बच्चे ने किया, शाबाश। देखो बेटा बहुत इजी है, अब इतना इजी तो आपको करना ही चाहिए। इसमें तो आपको, अगर ये नहीं कर पा रहे मैं तो फिर ये जूम करूंगा कि आप लोग कर ही नहीं रहे, आप वेट कर रहे हो जिस सॉल्यूशन का। सामने फॉर्मूला है, सामने एक सैंपल सॉल्यूशन है, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यूज आपको चेंज करनी है बेटा। 30 बच्चों में केवल 3 बच्चे कर पा रहे हैं। देखो अभी नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में कैसे कर पाओगे बेटा, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट डे डिसाइड कर लिया था हमने कि क्लास पार्टिसिपेशन होगा, उस हिसाब से क्लास चलेगी। कुछ कुछ बच्चे हैं जो बेचारे पूरी मेहनत करते हैं पार्टिसिपेट करने की, कुछ हैं जो लगता है लॉगिन करके सो जाते हैं कि सर कोई बात नहीं, क्या हुआ 10 बज चुके सर, 11 भी बज जाएंगे सर। ठीक है, अभी जिनका हो गया वो हैंड रेज करो। हाँ तो बेटा खाली मुझे ये सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करो जिनका यूनिट वेक्टर ये आया है सेम, r3 कैप आया 1/√2 i कैप 1/√2 j कैप। जिन बच्चों का ये वाला आया है, ठीक है। और जिनका थीटा वैल्यू 45 आई वो अनम्यूट करके यस बोलो एक बार। थीटा जिनका 45 डिग्री आया। यस सर। यस यस सर। यस ठीक है। यस सर। और वो बच्चे बोलो जिनका मैग्नीट्यूड 9√2 आया है। यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है। चलो अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ठीक है, शाबाश, सबका सही है। अब देखो r3 है, वेक्टर r3 इज गिवन एज, ये देखो नौटंकी इसकी यार, शुरू किया नहीं फील खराब कर देता है। r3 वेक्टर इज गिवन एज 9i कैप प्लस 9j कैप, ये मुझे दिया है बेटा, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट, नंबर 1 मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ r3, ठीक है। सेकेंड चीज मुझे फाइंड आउट करनी है वो है थीटा, और तीसरी चीज जो मुझे फाइंड आउट करनी है वो है r3 कैप। चलो अब मैं पहले निकालता हूँ r3 का मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा √ऑफ rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। rx 9 था, ry 9 था, इक्वल किया √81 प्लस 81। ऐसे भी कर सकते थे, जिनको शॉर्टकट पता है कि अंदर स्क्वायर आ जाता है तो 9 स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, 1+1 अंदर आ जाएगा और 9 बाहर ला के मैं क्या कर दूंगा 9√2, ठीक। या फिर ऐसे जोड़ के कर लो 81, ये अंडर क्या हुआ 162, फिर इसमें से कुछ कुछ करके कर लो, ठीक है। तो कुछ भी आंसर आएगा, फाइनली मोस्ट रिजॉल्व्ड फॉर्म जो है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है 9√2। तो r3 की वैल्यू आई 9√2, ठीक है। अब बात करते हैं थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, ry/rx, यानी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट की वैल्यू 9 है, x कंपोनेंट की वैल्यू भी 9 है, इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। और अभी आपको जस्ट बताया था मैंने कि tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, तो इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है बेटा। अब नाउ आई हैव टू फाइंड आउट r3 कैप, यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r3। उसको फाइंड आउट करने का तरीका है कि वेक्टर r3 को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर r3 मुझे गिवन है क्वेश्चन में ही 9i कैप प्लस 9j कैप। आई विल डिवाइड दिस थिंग बाय द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम लोगों ने अभी निकाला सीधा सीधा 9√2, 9√2। इसको अलग अलग लिख दूं टर्म्स को सेपरेट आउट करके, तो आएगा 9/9√2। इधर तो नहीं आ रहा यार ये आएगा 9/9√2
9√2 आई कैप प्लस 9/9√2 जे कैप। अब 9 से 9 उड़ा दूंगा दोनों साइड, और फिर ये फाइनली रिजोल्व आएगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक मस्त सी बात ये पता चलेगी, वो बात है, ये आंसर सबके आगे ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर से आपको एक चीज दिखाऊंगा। ये देखो, वेक्टर R1 था, ज्यादा ऊपर लिख देता हूँ, हाँ, वेक्टर R1 था, वो ये था 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, वेक्टर R3 है, वो ये है 9i कैप प्लस 9j कैप। क्या आपको इनमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? शिट, सॉरी बेटा, मैंने मिटा दिया यार उसको गलती से। एक सेकंड, दोबारा से लिख देता हूँ फटाफट। क्या आपको इसमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब देखो, मैं दो वेक्टर आपके लिए प्लॉट करूंगा। पहला होगा मेरा R1, वेक्टर R1। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल 45 डिग्री का। ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू है मेरी कितनी है बेटा? 2√2। यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? वेक्टर की लेंथ। वेक्टर की लेंथ क्या है? 2√2 है R1 के केस में। अब देखो, ग्रीन कलर से मेरा R3 था, तो उसको बनाऊंगा R3। वेक्टर R3 भी क्या एंगल बना रहा है? वेक्टर R3 भी 45 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। ये एंगल क्या है? 45 डिग्री। ठीक, और इस वेक्टर की लेंथ जो है, उस लेंथ की वैल्यू है 9√2। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R3 इज 9√2। अब देखो, थीटा था 45 डिग्री, यहाँ 45 है, इधर भी 45 था, इधर भी 45 लिखा है। बस मैग्नीट्यूड का खाली फर्क है बेटा। देखो, R3 का मैग्नीट्यूड 9√2 था, यानी लेंथ वाइज R3 वेक्टर बड़ा था, और R1 जो है, यहाँ R1 है, इसका मैग्नीट्यूड 2√2 है, तो लेंथ वाइज ये वेक्टर थोड़ा सा छोटा है, बट दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। वो हमें कहाँ से पता पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर कुछ रहा होगा, अगर मैं देखूं इस गिवन डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर कुछ इस इतनी लेंथ का रहा होगा, यानी कि एक यूनिट मैग्नीट्यूड का। जो ये ब्लू कलर का वेक्टर अभी आप मैंने बनाया, ये वाला वेक्टर क्या रहेगा?
दिस मे बी द यूनिट वेक्टर। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इस ब्लू वाले वेक्टर को ये लिखा जाएगा 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। अब इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से नहीं, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट वेक्टर की लेंथ को 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे मिल जाएगा r1। r1 मिल जाएगा ना बेटा, वेक्टर r1। Yes, sir. और अगर इसी यूनिट वेक्टर को 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप को अगर मैं 9√2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे r3 मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम ही वेक्टर थे, बस लेंथ का फर्क था। सेम मतलब कि दे वर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, और पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन से दैट्स वाई हमारा थीटा दोनों में 45 डिग्री आया, इधर भी 45 आया, इधर भी 45 आया। सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे, इसी वजह से हमारा यूनिट वेक्टर दोनों का सेम आया, एग्जैक्टली सेम यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे देखो ब्लू कलर का जो वेक्टर आपको दिख रहा है वो है यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन दी 45 डिग्री डायरेक्शन विद दी एक्स एक्सिस। जो रेड कलर का वेक्टर दिख रहा है दैट इज r1, उसका खाली मैग्नीट्यूड 2√2 टाइम्स ऑफ द यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के 2√2 टाइम्स है। और वेक्टर r3 है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के 9√2 टाइम्स है। तो ये बात सबको समझ आ रही है कि हम एंगल और डायरेक्शन और साइज। किसी को अब इसमें डाउट है, कुछ और पूछना है तो पूछ लो, जो जो समझाया उसमें डाउट है या फिर इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है वेक्टर के बारे में तो पूछ लो बेटा। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात समझ आ गई कि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन कैसे बताता है। दो अलग अलग वेक्टर थे बट उनका यूनिट वेक्टर एक था, दिस मींस दे बोथ द वेक्टर्स वर पॉइंटिंग इन द 45 डिग्री डायरेक्शन। बस उनके लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ r1 was smaller than magnitude of r2. This means graphically length of vector r1 is less than length of vector r3। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम ये सेकंड वाला है, इसको आप घर पे अटेम्प्ट कर लेना, सेम प्रोसेस लगेगा, सेम तरीके से निकल आएगा। बाकी सेकंड आप ये तो सब बच्चों ने कर लिया था, तो शाबाश यार, बढ़िया है। देखो करने से हो जाता है, क्वेश्चन करते रहोगे तो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमने देख लिया वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई, ये क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, नाउ वी विल हैव टू सी द वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस करेंगे, और उसमें पहला है वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, वेक्टर एडिशन के लिए थ्री डिफरेंट लॉज आर डिफाइंड। द फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब बेटा ये नाम अलग अलग है खाली, सिर्फ इनका नाम का फर्क है, इनमें अंदर जो लॉ छिपाया हुआ है वो एक ही है, छिलका अलग है, अंदर जो फल है वो एक ही है। देखो ट्रायंगल लॉ है, उसको अगर समझ लोगे तो पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ सब एक ही चीज नजर आएगी कि एक ही है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर अलाइंड हेड टू टेल देन देयर वेक्टर सम और रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द कंप्लीटेड ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। तो थर्ड साइड ऑफ कंप्लीटेड ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड ऑफ कंप्लीटेड ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर, बस ये याद रखो। ये क्या बताएगा हमें, वेक्टर सम, या उसी को बोल दो रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो स्टेप 1 देखो, ज्वाइन द वेक्टर बी टू हेड ऑफ वेक्टर ए, टेल ऑफ वेक्टर बी को हेड ऑफ वेक्टर ए से जोड़ना है। वेक्टर ए और बी आपको नजर आए। अब वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, या वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मुझे ये फाइंड आउट करना है, इसको मैं बोल देता हूँ रिजल्टेंट यानी आर वेक्टर। अब आई हैव टू फाइंड आउट द आर वेक्टर, या इसी को बोलूँ वेक्टर एडिशन क्योंकि मैं समेशन कर रहा हूँ, या मैं इसको बोलूँ कि आई हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी वेक्टर मुझे नजर आए। स्टेप 1 में मुझे क्या करना है, आई हैव टू ज्वाइन द हेड ऑफ वेक्टर ए विद टेल ऑफ वेक्टर बी। तो देखो मैंने ज्वाइन कर दिया, हेड ऑफ वेक्टर ए को वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन कर दिया। दिख गया सबको, हुआ है ज्वाइन? Yes, sir. दिखा ना बेटा, यहाँ पे देखो ये रहा।
इस पॉइंट पे मैंने कर दिया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू सी। अब ये पॉइंट्स भी डाल दिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो आएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे कि अगर देखो यहाँ लिखा है इफ टू वेक्टर्स आर अलाइंड हेड टू टेल, कर दिया हेड टू टेल अलाइन, देन द थर्ड साइड ऑफ कंप्लीटेड ट्राइंगल, तीसरी साइड ऑफ द ट्राइंगल यानी त्रिभुज की तीसरी जो भुजा है वो क्या बताएगी, दैट विल टेल अस द रिजल्टेंट वेक्टर। बट अपोजिट ऑर्डर में लेना है। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या था, देखो वेक्टर ए टू बी में गया, वेक्टर पॉइंट ए से बी गया ऐसे, पॉइंट बी टू सी गया ऐसे, तो मैं एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे, भाई घड़ी से उल्टी दिशा में जा रहा हूँ काउंटर क्लॉकवाइज। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि व्हाइल टेकिंग द रिजल्टेंट, जब रिजल्टेंट फाइंड करना है देन यू हैव टू क्लोज द ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट फैशन में जाना है। तो अगर काउंटर क्लॉकवाइज में मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को अरेंज किया है देन आई हैव टू गो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज गया तो पॉइंट ए से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पॉइंट सी पे गया, तो पॉइंट ए से पॉइंट सी को जोड़ना है, ऐसे करना है बेटा। तो ये कर पाओगे? Yes, sir. है ना, तो यही करना है। ट्राइंगल लॉ बोलता है कि वी हैव टू क्लोज द ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर। तो ए टू बी गए थे, फिर बी टू सी गए, और टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वी आर गोइंग टू फ्रॉम ए टू सी, है ना। सेम ऑर्डर में जाते तो सी से ए पे आते, भाई ए से बी पे गए थे, फिर बी से सी, तो सी पे ए से आते अगर एक सेम ऑर्डर में जाते। बट हम अपोजिट ऑर्डर में जा रहे हैं, ए टू बी गए, बी टू सी गए, अब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ए टू सी गए। एंड दिस वेक्टर, दिस ग्रीन वेक्टर, ये वाला, दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ग्राफिकली मुझे पता चल गया कि वेक्टर फ्रॉम ए टू सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसी के वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे आगे। देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर हुआ, आगे चलते हैं इससे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पैरेललोग्राम लॉ। अब देखो ट्राइंगल लॉ का ही दूसरा रूप है पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या कह रहा है कि इफ द टू वेक्टर्स आर ओरिएंटेड टेल टू टेल, वहां पे हम हेड टू टेल ज्वाइन कर रहे थे बेटा, यहाँ हम ज्वाइन कर रहे हैं टेल टू टेल, then the representing adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented by included diagonal, है ना। अगर हम दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन इस तरीके से कर दें कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट यानी बाजू बाजू वाली, आसपास वाली साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, देन द इंक्लूडेड ट्रायंगल, इंक्लूडेड डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। इंक्लूडेड डायगोनल कौन सा होगा, इनके बीच वाला। देखो दो डायगोनल हो सकते हैं पैरेललोग्राम के, एक तो ये वाला रेड वाला, एक हो सकता है ये ग्रीन कलर वाला। तो इनमें से इंक्लूडेड वाला कौन सा है, जो AD और AB के बीच में आए, बीच में मतलब ये वाला ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला डायगोनल इज द इंक्लूडेड डायगोनल। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहा है कि जिन वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना है, AD का और AB का निकाल रहे हैं हम इस केस में, ज्वाइन दीज वेक्टर्स टेल टू टेल। तो हमने पॉइंट ए पे इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज कि इस इन्हीं वेक्टर्स को यूज करते हुए यू मेक अ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। हमें दो साइड्स तो पता ही है, ये भी पता है कि पैरेललोग्राम की आज सामने सामने वाली जो साइड है वो इक्वल होती है। ठीक है, हमने इसको AB के बराबर ले लिया, इसको AD के बराबर ले लिया, पैरेललोग्राम बन गया। अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लो, जो इंक्लूडेड डायगोनल है यानी इनके बीच में जो आएगा डायगोनल, वो वाला डायगोनल वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर्स AD एंड वेक्टर्स AB। ठीक, तो ग्राफिकली ये आ गया। अब देखो फाइनल दिखाते हैं आपको रिजल्ट। ये फिगर देखो, इसमें आप क्या फील कर पा रहे हो कि ये ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन की ही बात बोल रहा है। देखो वेक्टर AB और वेक्टर AD का मुझे रिजल्टेंट निकालना था, तो यहाँ देखो ये वेक्टर AB ले लिया, उसके AB के हेड से जोड़ दिया AD की टेल को, जो ट्राइंगल लॉ बोल रहा था। ठीक, अब अपोजिट फैशन में ले लिया क्या, एक और वेक्टर
और क्या अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ यही तो हमारा वो था रिजल्टेंट। भाई दो दो वेक्टर्स को टेल टू हेड ज्वाइन कर दो और फिर जो अपोजिट फैशन में अपोजिट ऑर्डर में लिया गया जो साइड ऑफ द ट्राइंगल है दैट विल शो अस द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो इस ट्राइंगल में आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फील कर पाओगे। तो लॉ वही है, बस उसको अलग तरीके से लिख दिया, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस इज सम अदर लॉ। बट आप किसी एक को सीख लो, ट्राइंगल से सीख लो चाहे पैरेललोग्राम से सीख लो, हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि वी जस्ट हैव टू रिमेंबर वन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आएगा पैरेललोग्राम लॉ का, वो आप याद रख लो क्वेश्चन पेपर प्रोस्पेक्टिव से, यानी कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ वही सफिशिएंट है। अदरवाइज कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन आया तो वो आप लोग कर पाओगे, आई एम कॉन्फिडेंट। बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि ड्रॉ करो, क्योंकि वहां पे ड्रॉ करने की हमारी फैसिलिटी होती नहीं है, तो ड्रॉ करके हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। अदरवाइज दीज आर ग्राफिकल मेथड्स, ग्राफिकली हम इससे वैल्यूज निकाल सकते हैं। हाँ बेटा तन्वी, डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं जो अभी तक होशो हवास में हैं। कितने बच्चे जगे हुए हैं भाई? सो तो नहीं गए? रुको, हेलो, यस सर। यस सर। आज रही। यस जगे सर। हुए हो? सो गए क्या? नो सर। नो सर। चलो ये 5-6 बच्चे सिलेक्ट होंगे मुझे लग रहा है, बाकी सब ढेर हो गए। कोई नहीं बेटा, इस क्लास का कुछ जुगाड़ करेंगे, टेंशन मत लो तुम। हाँ, प्रूफ फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब प्रूफ फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़े बहुत रूल लगाएंगे और फाइनल हमारा एम रहेगा इस फॉर्मूले तक आने का। ये जो फॉर्मूला है ग्रीन कलर में जो लिख दिया है, यहाँ तक हमारा एम रहेगा आने का। समझ आए तो बहुत बढ़िया, ना समझ आए तो और बढ़िया। बस यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। अगर समझ आ गया तो आपको एक फायदा ये रहेगा कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो, और स्पेलिंग क्या होती है यार रिमेंबर की, रुको, शायद REMEMBER, हाँ ठीक है, REMEMBER। भाई देखो, अब दिक्कत ये आती है याद रखने के साथ कि अगर आप सिर्फ एकदम रेक्टिफिकेशन कर लोगे, जैसे अभी स्पेलिंग का कुछ और कर नहीं सकते, याद ही करनी पड़ती है, तो ये मैं भूल जाता हूँ। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बट अगर बैक ऑफ द माइंड जो हम यहाँ करने वाले हैं, ये जो फिगर है इसके साथ कुछ देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन लगाएंगे, अगर वो थोड़ी कहानी आपके दिमाग में रहेगी तो यू विल बी एबल टू डिराइव फॉर्मूला, या फिर आपको ये पता रहेगा कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा फॉर्मूला राइट करते टाइम। जैसे ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p, ये मुझे याद रहता है हमेशा, और नीचे वाला tan अल्फा का मैं हमेशा भूल जाता हूँ। बट मैं फिर इसको फटाक से बनाता हूँ 2-3 सेकंड में, तो यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो आप इस स्टोरी को सुनेंगे और थोड़ा ध्यान रखेंगे, बस हो जाएगा। देखो बेटा, अब हमारा एम क्या था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में? वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर आर। हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन क्या रहेगा? हमें गिवन रहेगा वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। वेक्टर पी और क्यू, पी और क्यू का रिजल्टेंट हम लोग निकाल रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट पी एंड क्यूज रिजल्टेंट एंड दैट इज वेक्टर आर। अब अगर मैं पी और क्यू के टर्म्स में वेक्टर आर के लिए एक फॉर्मूला निकाल लूं, तो क्या फिर मुझे ड्रॉ वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला और फाइनल रिजल्ट पे आ जाऊंगा। ठीक, तो देखो मैंने वेक्टर पी को ड्रॉ कर दिया इन लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर दिया वेक्टर पी को। दिस मींस वेक्टर पी इज मेकिंग 0 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। फिर दूसरा वेक्टर क्यू, वेक्टर क्यू को ड्रॉ किया इस तरीके से सच दैट इट इज मेकिंग थीटा एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब वेक्टर पी और क्यू मुझे मिल गया बाय कॉपिंग दीज वेक्टर्स। टू को उठा के इस साइड ले गया, यहाँ पे इधर ले आया, इसकी एक कॉपी यहाँ ड्रॉ कर दिया, पी को ऊपर ले गया, यहाँ ड्रॉ कर दिया। इन दोनों को ड्रॉ करके मैंने पैरेललोग्राम ए बी सी डी को कंप्लीट किया, ए बी सी और डी। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिख गया सबको, इसको मैंने कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद बेटा अब मेरा एम क्या है? आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट
अब मेरा एम है आई वांट टू फाइंड आउट सम रिलेशनशिप। ठीक, अब मुझे पैरेललोग्राम तो दिख गया कि कौन सा पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। देखो अब वी विल फोकस अवर अटेंशन ओनली ऑन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ई सी। बी ई सी एक ट्राइंगल है, इस पे हम अपना अटेंशन फोकस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो थीटा, अगर ये एंगल थीटा था तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये Yes, sir. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे को देख देख के बदलने वाले एंगल्स। जैसे ये थीटा बदलेगा वैसे वो वाला थीटा बदलेगा, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, थीटा हो गया। अब देखो ये थीटा है, ये क्यू है, तो क्या साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला लगा के मैं ये देख सकता हूँ कि दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर। देखो अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पी बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, तो P बाई क्यू। क्यू क्यों लिखा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो ये है और यही क्या वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड भी दिखाएगा। भाई लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू विल शो द मैग्नीट्यूड, द लेंथ ऑफ वेक्टर क्यू विल बी गिवन बाय इट्स मैग्नीट्यूड ना, तो लेंथ ही तो निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू, तो मैंने क्यू लिख दिया इसको, P बाई क्यू इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या मेरा परपेंडिकुलर यानी P इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर बेटा, P नहीं परपेंडिकुलर लिख लेते हैं इसको, अदरवाइज वेक्टर P के साथ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या आया, क्यू साइन थीटा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, इट इज क्यू साइन थीटा। बेस को निकालूं तो वो कोस थीटा के साथ क्यू कोस थीटा आ जाएगा, तो ये क्यू साइन थीटा और क्यू कोस थीटा आ गया। अब देखो, अब अपना अटेंशन फोकस करते हैं ट्राइंगल ए सी और ई के ऊपर। ई को इंक्लूड करेंगे, सी को करेंगे, ए को करेंगे। ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल पे, इस बड़े वाले ट्राइंगल पे वैल्यूज देखो, क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। Yes, sir. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इस बड़े वाले ट्राइंगल का क्या है, सीई, तो सीई क्या लिख सकते हैं, सी इज नथिंग बट क्यू साइन थीटा, और बेस क्या है, ए ई, ए से लेके ई की दूरी, और ए ई किसके बराबर है, ए बी प्लस बी ई। भाई ए बी तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और फिर बी से लेके ई तक की दूरी ये हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए ई आ जाएगा। अब ए बी क्या है, ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, तो पी लिख दूं, भाई लेंथ ऑफ वेक्टर पी विल बी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लिख दिया, प्लस बी, बी मैंने अभी निकाला, क्यू कोस थीटा Q होगा, cos theta. है ना, क्यू टाइम्स कोस थीटा। तो अब मेरे को दोनों चीज मिल गई। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर आर, और उसको क्या बोलेंगे, लेंथ क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो आर लिख दिया। इसका स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करना है, विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या होगा, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया तो क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर पी प्लस क्यू कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये कर देंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। अब इसको एक्सपेंड कर लो बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें तो सीधा लग गया, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो ए स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर प्लस, ये यार पता नहीं क्यों स्लो हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी बी स्क्वायर का। अब टू टाइम्स ए इज पी, टू टाइम्स ए बी, और बी क्या है, क्यू कोस थीटा है ऐसे, तो ये लग गया बेटा। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, प्लस यहाँ पे मैं क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1. 1 होता है, तो मैं 1 पुट कर दूं उसको,
इसको कर दिया मैंने क्यू Yes, स्क्वायर। sir. अब यही मेरा फॉर्मूला है जो यहाँ पे आया है, देखो यही एक फॉर्मूला था ना, अंडर रूट ले गए तो वो वैल्यू आ गई आर की। भैया आर स्क्वायर की बात कर रहे थे, अगर इसको आर आर स्क्वायर को काट दूं तो यहाँ अंडर रूट लगा दूंगा। यही वो फॉर्मूला है जो हमने अभी डिराइव किया। कुछ नहीं किया, साइन थीटा कोस थीटा लगाया और फिर बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस फॉर्मूले पे आ गए। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से डिराइव हुआ है, बस इतना ही रखो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अब वी हैव फाउंड आउट कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा। सिमिलरली वी कैन अराइव एट एल्फा, टेन एल्फा। भाई मेरे को अब एल्फा निकालना है। एल्फा क्या है? एल्फा इज द एंगल दैट रिजल्टेंट वेक्टर आर इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर आर है वो क्या एंगल बनाएगा, इसको मैंने ले लिया एल्फा। ठीक है बेटा। अब एल्फा, टेन एल्फा क्या होगा बेटा? टेन एल्फा विल बी, ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई को देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में टेन अल्फा क्या होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस ऑफ दिस बड़ा ट्रायंगल। तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है? इट इज क्यू साइन थीटा। और बेस क्या है बेटा? बेस है ए बी प्लस बी। ए बी है हमारा पी और बी क्या है? क्यू कोस Q थीटा, side cos. Yes. है ना बेटा। तो टेन अल्फा की वैल्यू आई क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और यही वो फॉर्मूला है जो दूसरा फॉर्मूला है जो हमें रटना है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं की गई है, यहाँ बेसिक बेसिक एक एक स्टेप करके मैथमेटिकल वो एंटिटीज यूज की, हमारा आंसर आ गया। तो अब क्रक्स ऑफ दिस डेरिवेशन इज कि वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। अगर नहीं होता है, जैसे कुछ स्टूडेंट भूलने वाले होंगे तो उनका लॉजिक स्ट्रॉन्ग रहता है, जो अक्सर भूलते हैं, तो दे मीन्स कि आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि यार इसको कंपोनेंट लेने, कंपोनेंट लेके वी जस्ट हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। कर पाओगे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा। Yes. तो अब ये हो गया। इसके बाद अब देखते हैं, अब इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाला क्वेश्चन और कर लो और फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी आज, है ना। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे, फिर फटाफट मैं समझा दूंगा, देन वी कैन गो एंड स्लीप। चलो बेटा करो सब बच्चे एक बार। यहाँ इंग्लिश का खेल है थोड़ा सा, बस उसको समझ गए तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले वही यूज होंगे जो लास्ट स्लाइड पे बताया। If the magnitude of resultant of two vectors of equal magnitudes is equal to the magnitude of either vectors, क्या बोल रहा है? दो इक्वल वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के भी बराबर है, then find the angle between the two vectors, then I have to find out theta. If the magnitude of resultant of two vectors of equal magnitudes, two vectors of equal magnitudes का मतलब हुआ कि जो given vectors हैं, मान लो वेक्टर a दिया और वेक्टर बी दिया, इनका मैग्नीट्यूड यानी मोड फंक्शन में डाल दिया तो इट इज इक्वल रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इससे तो बात हो गई, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड से तो ये बात आ गई। और रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ द वेक्टर, तो इसका मतलब हुआ कि जो इनका रिजल्टेंट आता है, मान लो मैं आर मान लूँ, उसका मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के बराबर होगा। तो ये गिवन है क्वेश्चन में। अब मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एक बच्चे ने कर पी लिया है। क्या आंसर आया बेटा आपका? रिया? Sir, 120 degree. 120 डिग्री। चलो Yes, एक sir. आंसर तो ये लिख के रखते हैं, शायद सही हो सकता है। अरे यार,
कितने बच्चों को मूंगफलियां पसंद है भाई सर्दी में? सर मेरे को। अच्छा, सही मजा आता है ना, मूंगफली खाते रहो, गुड़ खाते रहो, ठंड में छुपे छुपे रहो। सर हाँ, एक बच्चा और आ गया, आंसर 120 डिग्री। क्लास के बाद बात करेंगे 5 मिनट, फिर जाएंगे। बड़े दिन हो गए, तुम लोग यस सर। ऐसे भाग जाते हो। तीन बच्चे कर पाए हैं। देखो फॉर्मूला लगेगा वही वाला यार। हाँ, तन्वी का भी आ गया, शाबाश। कुछ बच्चों का ना मैं आंसर का वेट करता रहता हूँ। देखो अभी जो बच्चे बच गए क्लास में, सब मेहनती बच्चे हैं, कुछ ना कुछ कर लोगे यार तुम लोग। नहीं तो हम लोग स्टार्ट हुए थे, पता है कितने स्टूडेंट थे when we started our class today? तो पीक स्ट्रेंथ वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड